नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है मॉक टेस्ट 20 यूजीसी नेट जेआरएफ या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एनवायरमेंटल साइंसेस के लिए. So let's begin the mock test 20. It has 20 questions. But before that, if you are new to my channel, please do like this video, share among your friends, and subscribe for more such videos, free lectures of environmental sciences, preparation of UGC NET, and all job updates related to environmental sciences every week. So let's begin. How many sustainable development goals are there in total? So there are total of 17 sustainable development goals, and all the member nations of the United States agreed to fulfill all the targets mentioned in these sustainable development goals by the year 2030. So answer is B, 17 sustainable development goals. Question 2. Man's global footprint in million hectares for different countries estimated by WWF, that is World Wildlife Fund for Nature, and Global Footprint Network in 2008 fall in the sequence of D. The correct answer is USA first, followed by European Union, followed by China, followed by Japan, and finally India. So why does this happen? ये जो मिलियन हेक्टेयर्स में जो अलग अलग देशों का ग्लोबल फुटप्रिंट है, मैन्स ग्लोबल फुटप्रिंट है, उसका सीक्वेंस बताना है. तो सबसे ज्यादा यूएसए का है, फिर यूरोपियन यूनियन, फिर चाइना, फिर जापान और इंडिया. और ऐसा क्यों है? जब हम इंडिविजुअल ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करते हैं, जब हम ये बात करते हैं कि एक देश में इतनी आबादी है और टोटल ग्लोबल फुटप्रिंट कितना हुआ, तो उस केस में चाइना ज्यादा होता है क्योंकि चाइना की आबादी ज्यादा है. लेकिन अगर एक इंडिविजुअल पर कैपिटा फुटप्रिंट की बात करें कि एक इंडिविजुअल का फुटप्रिंट कितना ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा यूएसए में है, क्योंकि यूएसए का जो कंजम्पशन पैटर्न है उसकी वजह से जो इंडिविजुअल फुटप्रिंट है, पर कैपिटा ग्लोबल फुटप्रिंट है, वो ज्यादा होता है. और उसी तरह से यूरोपियन यूनियन का भी कंजम्पशन पैटर्न है, देन चाइना और फिर जापान और फाइनली इंडिया. ठीक है, इसी को मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देती हूँ. ये ग्लोबल फुटप्रिंट है, सबसे ज्यादा ये इन देशों का है, यूएसए का, कनाडा का है, फिर इनका है, ये जो कंट्री है यहाँ पर मंगोलिया का फुटप्रिंट ज्यादा है. कम कहाँ है? इंडिया का कम है, चाइना का कम है. ये पर कैपिटा फुटप्रिंट की बात हो रही. फिर जापान का भी कम है, तो सबसे ज्यादा यूएसए का है, फिर यूरोपियन यूनियन का है, फिर चाइना, जापान और फिर इंडिया. तो जब इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पर कैपिटा की बात होगी तो ये डेटा बदल जाता है. ये 2023 का डेटा है, पर यहाँ पर 2008 की बात की गई है. और यूजीसी का आंसर है डी, यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना, जापान एंड इंडिया. ठीक है, ओके. तीसरा सवाल. द ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट इन 2015 announced the goal of eliminating lead paint around the world by. तो ग्लोबल अलायंस टू एलिमिनेट लीड पेंट, इसको कहते हैं GAELP. ये फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा क्योंकि यूजीसी नेट में यही सवाल कभी पूछ सकते हैं कि GAELP का फुल फॉर्म क्या है. 2015 में ये अलायंस फॉर्म हुआ और इनके अकॉर्डिंग जो लेड है वो हानिकारक होता है, कार्सिनोजेनिक होता है. इसलिए लेड पेंट का इस्तेमाल को फेज आउट करना चाहिए, खत्म करना चाहिए धीरे धीरे. तो किस सन तक लेड का जो इस्तेमाल है उसको पूरी तरह से खत्म करने की बात कही गई थी इस अलायंस के द्वारा? तो सही उत्तर है क्वेश्चन 3 का ए, 2020. थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज इंदिरा गांधी कैनाल पास? तो इंदिरा गांधी कैनाल किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो इंदिरा गांधी कैनाल को पहले राजस्थान कैनाल भी कहा जाता था. तो इंदिरा गांधी कैनाल गुजरता है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से. आंसर होगा डी. द इंदिरा गांधी कैनाल वाज आल्सो कॉल्ड राजस्थान कैनाल and it passes through Haryana, Punjab and Rajasthan. Question 5. The processes that loosen and send soil and rocks downhill are very easy. It's erosion. जो कि जिन कारणों से, जिन गतिविधियों से मिट्टी और पत्थर के जो कण है वो ढीले होकर और नीचे आते हैं, उनको क्या कहते हैं? इरोजन कहते हैं. इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड? अगर इसमें आप जानना चाहते हैं सॉल्टेशन क्या होता है, तो सॉल्टेशन वो प्रोसेस है जिससे कि बड़े बड़े पत्थर के जो पीसेस है वो आपस में टकराते हैं. वेदरिंग क्या होता है कि पत्थर जो है वो धीरे धीरे कमजोर होकर डिसइंटीग्रेट होता है, वेदरिंग होता है. अब्रेजन क्या होता है कि जो पत्थर का सरफेस है, अब्रेजन क्या होता है कि जो बड़े पत्थर है उनके सरफेस से जब सॉइल, रॉक और छोटे पत्थर या सैंड आपस में रगड़ खाती हैं तो अपग्रेड होते हैं, उन पत्थरों के सरफेस पे अब्रेजन होता है, तो खराश आ जाती है उन पत्थरों के सरफेस पे. तो ये है. पर इरोजन जो है उससे पार्टिकल्स लूज होकर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो इरोजन है. ठीक है, आई एम सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइज. इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड? ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और 1992 में, फरवरी 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था.
February 1992. C is the correct answer. Project Elephant was launched and to protect and manage the elephant population in India. What factors affect the population and distribution of biological communities in a stream? Stream means water body. तो किसी भी stream में biological communities किन किन फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं? वाटर वेलोसिटी, पानी की धारा, हाँ. अलोक्सिनस मटेरियल्स वो होते हैं जो उस जगह के ओरिजिनल नहीं है, वो कहीं और से वहां आए हैं. स्ट्रीम बेड पार्टिकल साइज, की रेत है नीचे या मिट्टी या पतली क्ले है नीचे या कुछ और है, रॉक्स है नीचे, तो उससे भी फर्क पड़ता है बायोलॉजिकल कम्युनिटीज को. स्ट्रीम डेप्थ, कितनी गहरी है वो नदी या स्ट्रीम. तो वाटर वेलोसिटी, अलोक्सिनस मटेरियल्स आर मटेरियल्स व्हिच वर नॉट ओरिजिनली देयर बट दे केम फ्रॉम समवेयर एल्स. Stream bed particle size, is it a sand, is it a clay, is it rocks, what is there in the beds? Stream depth, how deep is the stream? So all of these factors affect the biological community. So D, all of these is the correct answer. Which of the following conventions have implications on biodiversity? इनमें से कौन सा कन्वेंशन है जिनका असर बायोडाइवर्सिटी पर पड़ता है? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, डेफिनेटली yes. The United Nations Convention to Combat Desertification, yes. The World Heritage Convention, तो World Heritage Convention के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कन्वेंशन तो पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी को का एक्सटिंक्शन को रोकने के लिए किया गया था. पर वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में क्या था? द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड कल्चरल साइट्स वाज साइंड इन द ईयर 1972. सो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन में क्या था कि जो नेचुरल साइट, जो प्रिस्टाइन नेचुरल साइट है, जो कि बहुत सदियों से वैसे ही नेचुरल साइट्स है, वहां पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, वैसे साइट्स को, और जो कल्चरल साइट्स हैं जहाँ पे मंदिर वगैरह या और कुछ है पुरातत्व विभाग की चीजें, उन सब साइट्स को प्रिजर्व करने के लिए कहते हैं. तो इन तीनों ही ट्रीटीज का असर जो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पड़ता है. तो डी होगा, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. क्वेश्चन 9. The Green Climate Fund set up to help build poor countries adapt to climate change impacts envisages financial support of. जो Green Climate Fund है वो गरीब देशों को दिया जाएगा कि क्लाइमेट चेंज से जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे वो निपट सके. तो फंड का अमाउंट कितना है? 100 बिलियन, 30 बिलियन, 10 बिलियन या 3 बिलियन? सही उत्तर है $100 बिलियन, $100 बिलियन. ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 10. In which year was the Paryavaran Vahini scheme for environmental mass awareness launched? So the Paryavaran Vahini scheme was launched to create environmental awareness and active participation of people and to report illegal acts pertaining to forest, wildlife population and environmental degradation. तो क्या था कि लोगों को भी साथ ले सकें, लोगों को एनवायरमेंट के ऊपर जागरूक करें, और अगर कहीं किसी जंगल में तस्करी हो रही है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है तो उसको भी लोग सरकार को रिपोर्ट करें. इसलिए वो स्कीम लाया गया था, और वो स्कीम लाया गया था 1992-93 में. सी इज द करेक्ट आंसर. 1992. In which state were rhinos introduced in the year 1987 under the Rhino Project? We all know this. It's a very easy question. Assam. Assam is famous for rhinos. Which of the following is an endangered bird species? So all of these are endangered species, but which one is a bird species? Kashmir stag is a deer species. Hangul is also kind of a deer, and the black buck is also a deer. But Great Indian Bustard is a bird, and I want to show you how the Great Indian Bustard looks. So Great Indian Bustard जो है वो एक चिड़िया होती है, बाकी सब हिरन है. तो इस तरह का दिखता है ये है, ये सारस की तरह दिखने वाली चिड़िया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज. ठीक है. अच्छा, अगला सवाल नंबर 13. Where did crocodile breeding start in India? तो क्रोकोडाइल ब्रीडिंग कहाँ से शुरू हुआ? तमिलनाडु में या वेस्ट बंगाल में या उड़ीसा में या गोवा में? सही उत्तर है ए, तमिलनाडु. तमिलनाडु में पहली बार जो है मद्रास क्रोकोडाइल बैंक की स्थापना हुई और वहीं से क्रोकोडाइल ब्रीडिंग शुरू हुआ. ठीक है. क्वेश्चन 14. Which of the following acts as a natural sink for carbon? तो कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड का नेचुरल सिंक कौन सा है? ट्रीज, यस. ओशंस, यस. और सॉइल, यस. क्योंकि जब ट्रीज और प्लांट मैटर या एनिमल मरते हैं तो वो मिट्टी में दफन होते हैं, मिट्टी में सड़ते हैं, तो फिर सॉइल भी एक नेचुरल सिंक की तरह काम करता है. ओशंस तो नेचुरल सिंक है ही, और ट्रीज भी हैं क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. So D, C, all of the three will be the correct answer. Question 14, the answer is C, because trees, oceans and soil, all of them act as natural sinks. Which of the following gases has least global warming potential? We all know that CO2 has the least global warming potential of 1. B is the correct answer. What does REDD plus initiative involve? So REDD plus initiative क्या है?
It is a framework by UNFCCC to guide activities in the forest sector to reduce emissions. तो ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसके द्वारा शुरू किया गया ये एक इनिशिएटिव है और फॉरेस्ट सेक्टर में कार्बन एमिशन को रोकने के लिए है। तो इसका एक सही उत्तर होगा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी एंड ऑल्सो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, दोनों होगा ए एंड बी। द करेक्ट आंसर इज बी, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। 60 क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द लेस्ली मैट्रिक्स मॉडल यूज्ड फॉर? लेस्ली मैट्रिक्स मॉडल जो है वो क्या किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? तो जो लेस्ली मैट्रिक्स मॉडल है, इट्स एन एज स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। So age structured model of population growth. So clearly this model is used for the determination of population growth, and it is also used for the determination of age distribution within populations over time. So the correct answer will be D, A and B. तो लेस्ली मॉडल जो है वो एज स्ट्रक्चर्ड मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, किस पॉपुलेशन में कितनी एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है। तो ए भी होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी डिटरमाइन करता है और एज डिस्ट्रीब्यूशन किस उम्र में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है या घट रहा है ओवर टाइम वो भी डिटरमाइन करता है। तो ए डी, जो ए और बी है वो सही है, ए एंड बी। सो आंसर इज डी हियर, द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द लोटका-वोल्टेरा मॉडल यूज्ड टू स्टडी? तो लोटका-वोल्टेरा मॉडल है वो क्या, उससे क्या पता चलता है? तो लोटका-वोल्टेरा जो मॉडल होता है वो प्रे प्रेडेटर इक्वेशन एक होती है, ठीक है, और उससे पता चलता है ऑसिलेशंस इन प्रे प्रेडेटर पॉपुलेशंस। ऑसिलेशंस मतलब होता है आगे पीछे होना, कि प्रे और प्रेडेटर के पॉपुलेशन में जो आगे पीछे होता है समय के साथ वो पता चलता है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ प्रे ऑन प्रेडेटर पॉपुलेशन, कि अगर प्रे की पॉपुलेशन आगे पीछे होती है तो उसका असर प्रेडेटर की पॉपुलेशन पे क्या होगा वो भी पता चलता है। जैसे कि बकरी है, बहुत सारी बकरियां जंगल में, तो शेर की पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर बकरी की पॉपुलेशन किसी वजह से कम हो जाती है तो शेर की पॉपुलेशन पे क्या असर पड़ेगा? तो वही होगा। इसका सही उत्तर होगा सी, ए एंड सी दोनों सही। ऑसिलेशंस इन प्रे प्रेडेटर पॉपुलेशंस एंड इफेक्ट ऑफ प्रे ऑन प्रेडेटर पॉपुलेशन, ए एंड सी। इफेक्ट ऑफ प्रेडेटर ऑन प्रे पॉपुलेशन नहीं बताते, प्रे के पॉपुलेशन के हिसाब से प्रेडेटर कितना बढ़ेगा घटेगा ये बताते हैं, ठीक है। और इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो मैं अभी खोल के दिखा देती हूँ। जैसे लोटका-वोल्टेरा इक्वेशंस आल्सो नोन एज द प्रेडेटर प्रे इक्वेशंस आर अ पेयर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर differential equations frequently used to describe the dynamics of biological systems in which two species interact, one as a predator and the other as prey. The populations change through time according to the pair of equations. dx by dt is alpha ax minus beta xy, and dy by dt is delta xy minus gamma y. X is the number of prey, for example rabbits. Y is the number of some predator, for example foxes. So dy by dx and dx by dt, dy by dt and dx by dt represent the instantaneous growth rates of the two populations. T represents time. So alpha, beta, gamma and delta are positive real parameters describing the interactions of two species. The Lotka-Volterra system of equations is an example of Kolmogorov model, which is a more general framework that can model the dynamics of ecological systems with predator-prey interactions, competition, disease and mutualism. तो ये है, और यूजीसी ने आंसर यहाँ पे दिया है कि आंसर होगा 18 का सी, which is A and C, oscillations in predator populations and effect of prey on predator population. तो A and C यहाँ यूजीसी का आंसर है। क्वेश्चन 19, which of the following is a non-probability sampling? तो सैम्पलिंग कई तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। Question 20. What is the geometric mean of numbers 4, 6 and 9? Geometric mean is calculated using a specific formula, and the answer for this question is A, 6. And I'm not going to show you how to calculate geometric mean because that's beyond the scope of this test. You know the formula already. And regarding the non-probability sampling, I'll just show you immediately. So ये है non-probability sampling. What is non-probability sampling? Non-probability sampling is a technique in which a researcher selects samples for the study based on certain criteria. तो probability sampling में क्या होता है? रैंडम सैम्पलिंग होता है, अंधेरे में तीर मारना। पर नॉन प्रोबेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो किसी फिक्स क्राइटेरिया के हिसाब से सैम्पलिंग किया जाता है। तो उसमें उसका तरीका क्या क्या होता है? कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। इसके अलावा
consecutive sampling, voluntary sampling, purposive sampling, snowball sampling, quota sampling, ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होते हैं. ठीक है, आज के लिए इतना ही. फिर मिलती हूँ अगले मॉक टेस्ट में. आई सी यू अगेन. टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल एंड प्लीज डू सब्सक्राइब and like this video, share among your friends, and I'll see you in my next video. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat.